नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। चाहे आपकी परीक्षा कुछ भी हो या जो भी हो आपकी परीक्षा, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और उसके साथ स्टेट लेवल की अन्य जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं उनके बारे में तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं और इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो क्लास आपको मिल सकें। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दोस्तों हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और अगर हम देखें तो इसे स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो उस पर एक विशेष जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उस पर ही हम आगे के सदन पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास में, जिसको आप जानते भी होंगे कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास को इत्मीनान से आपको सुनना है और इस बात को मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यदि आप इस क्लास को ध्यान से केवल सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी एग्ज़ाम में आप अपना बेहतर करने वाले हैं। ये बात याद रखनी है जीएस की दृष्टि से। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। राज्यसभा जो कि संसद का एक, जैसे कि एक हमारा लोकसभा था जो कि हमने पिछली वीडियो क्लास में बताया, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का एक सदन और होता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की अगर हम जर्नली उसकी बात करते हैं पावर्स की, तो आप इतना याद रखिए, हालांकि इस तथ्य को हम आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी आप एक चीज़ याद रखें, लोकसभा जो है और राज्यसभा दोनों ही अलग अलग सदन हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अगर हम इनकी शक्तियों के हिसाब से देखें तो दोस्तों लोकसभा अपनी एक अलग शक्ति रखती है और राज्यसभा भी अपनी एक अलग शक्ति रखती है। लेकिन कभी अगर आपसे कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी टीचर या कोई भी अगर जनरली आपसे जानकारी लेते हैं कि ज़्यादा शक्ति किसके हाथ में होती है, तो अगर हम दोनों सदनों को व्यावहारिक रूप में देखें, हम अगर दोनों सदनों के व्यावहारिक रूप को ठीक से देखते हैं या उसे ठीक से पढ़ते हैं, तो हमें ये बात की जानकारी मिल जाती है कि राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति लोकसभा के पास होती है, चूँकि वो जनता का सदन है। और राज्यसभा जो है दोस्तों, याद रखना है, इसे प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, इंग्लिश में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा जो होता है, पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। मतलब कि साफ है, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है कि पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था। तो आप याद रखेंगे, पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। और इस बात को आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में बताया था कि जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे जनता का सदन कहा जाता है। जबकि राज्यसभा जो है दोस्तों, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, या कह सकते हैं राज्यों का सदन भी कहा जाता है। वहीं जिस प्रकार मैंने बताया था कि लोकसभा में कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कई बार स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्च सदन और निम्न सदन में, कई बार परीक्षा हॉल में जाकर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और सोचता है कि कौन सा उच्च सदन है और कौन सा निम्न सदन है। तो दोस्तों कितना बढ़िया सा तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आर्टिकल 80 में राज्यसभा आता है, तो आर्टिकल 81 में प्रावधान किसका है, आपका लोकसभा का। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 81 आर्टिकल जो है उससे पहले आता है 80। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि पहले आ रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, पहले, यहाँ बाद का सिस्टम नहीं रखना, पहले, तो वो उच्च है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, जिसका संविधान में जो उल्लेख है आर्टिकल 80 में है। और इसी प्रकार ध्यान रखना है, 80 के बाद आता है 81,
तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि उन स्टूडेंट पर भी वीडियो पहुँच सके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। डेट याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था, हम राज्यसभा ना कहकर ज़्यादा बेहतर रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि उस समय इसका जो गठन, जिस समय इस सदन का गठन हुआ उस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। डेट याद रखनी है, 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट नाम से राज्यसभा का गठन हुआ। वहीं एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कॉमन में याद रखें, कॉमन बनाकर याद रखें या टचिंग कर याद रखें, चूँकि लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली बैठक थी वो एक ही डेट को हुई है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न कितना अच्छा बन सकता है एग्ज़ाम में, ज़रा सुनेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी। तो याद रखना है 13 मई 1952 को लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक हुई। चाहे हम भले ही राज्यसभा का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि पहली बैठक कब हुई थी। तो चूंकि दोनों की ही एक साथ हुई है तो इसे आप लिंक करके याद रखें, और बेहतर रहेगा कि उस संबंध में आप तैयारी जो आपकी रहेगी वो कहीं ना कहीं टच कर अगर याद रखते हैं तो बहुत बेहतर वे में रहेगी। आर्टिकल 80 में जैसा कि मैंने बताया है राज्यसभा का प्रावधान है। अगर हम इसके सदस्यों की योग्यताओं की बात करें, जो मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहला तो ऐसा व्यक्ति जो भारत में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है, बनना चाहता है, तो जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये बात दोस्तों हमेशा याद रखनी है कि जन्म से भारत का नागरिक हो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, अगर हम दूसरे स्थिति की बात करें तो जिस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यदि वो 30 वर्ष से कम का है तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, और यदि वो 30 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है तो निश्चित तौर पर वो राज्यसभा के लिए जो है आगे आ सकता है या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। वहीं तीसरी जो क्वालिफ़िकेशन है जो याद रखनी है, संसद ने एक अधिनियम बना रखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़ा अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ध्यान से सुनना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके तहत क्या है दोस्तों, संसद ने कुछ क्वालिफ़िकेशन निर्धारित कर रखी हैं। ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसके तहत क्वालिफ़िकेशन लोकसभा के सदस्यों के लिए भी है जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, और उस व्यक्ति के लिए भी है जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है। तो इस अधिनियम के तहत जो शर्तें संसद ने रखी हैं सदस्य बनने के लिए, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर 3 पॉइंटों को याद रखेंगे क्वालिफ़िकेशन के। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 30 वर्ष उसकी आयु पूरी हो गई हो, और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि संसद के द्वारा बनाया गया जो अधिनियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके तहत जो भी क्वालिफ़िकेशन संसद ने बना रखी हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, वो उसके पास पूरी होनी चाहिए, या कह सकते हैं उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो संसद ने निर्धारित कर रखी हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी सीटों की, तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ से कितने अच्छे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। वो ये पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है कि मूल संविधान में अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, तो कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से हो सकता है, ध्यान रखेंगे।
मूल संविधान में अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 217 थी। कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में हो सकता है, याद रखना है। इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय स्थिति क्या थी, उस समय सीटों की संख्या क्या थी। तो ध्यान रखना है, मूल संविधान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 217 थी। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न हो सकता है, इसे आप याद रखेंगे। इसका मतलब अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, या कह सकते हैं वर्तमान में जो प्रभावी सदस्य संख्या है वो 245 है, और अगर हम कुल सदस्य संख्या की बात करते हैं तो फिर वो 250 है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर बन गया होगा कि इसका मतलब ये बाद में बढ़ी है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कब बढ़ी थी। तो सन 1971 में राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। ध्यान से सुनना है, सन 1971 1971 में राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, और 1971 में 28 सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, और जब जाकर आपकी कितनी 245 सीटों की संख्या हो गई थी। कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करने हैं और याद रखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में बेहतर स्थिति में हो। तो ध्यान रखना है, यहाँ से एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो आपकी 250 है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इनमें से 5 सीटें POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब भी भारत का कभी विलय होगा या जिस तरीके से भी भारत में कभी वो आएगा विलय होगा हिस्सा, तो वो जो 5 सीटें हैं राज्यसभा ने वो पहले ही उस क्षेत्र के लिए निश्चित कर रखी हैं। इसका मतलब अगर हम इन 5 सीटों को कम कर देते हैं, तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इन 5 सीटों को हम कम कर देते हैं, तो अगर इन 5 सीटों को हम कम कर देते हैं तो प्रभावी जो संख्या है, जो वर्तमान में प्रभावी संख्या है राज्यसभा की, वो 245 निकल कर आ जाती है। अब 245 में क्या क्या पैनल है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न एग्जाम में बन सकता है सीधा कि राज्यसभा के कितने सदस्य संघ और राज्यों से निर्वाचित होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 233 सदस्य, याद रखना है 233, 233 सदस्य ऐसे हैं राज्यसभा के जो संघ और संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुने जाते हैं, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखना है, इसका मतलब अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, जब प्रभावी संख्या 245 है तो फिर 233 में और क्या है 12। तो कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वह 5 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को, और वह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता, इनके क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति विशेष अनुभव रखता है तो वह उसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखना है, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। यहाँ से कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12। दूसरा, किस अनुच्छेद से करता है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 80। तीसरा बनेगा कि कितने क्षेत्रों में मनोनीत कर सकता है, तो आप याद रखेंगे 5 क्षेत्रों में। चूँकि हमें ये 5 क्षेत्र क्लियर याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से किस क्षेत्र में राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं करते। तो उस स्थिति में हमें सारे क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार का जो नहीं वाला क्वेश्चन है तभी परीक्षा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 80 से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो 12 सदस्य इन 5 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हों, तब मनोनीत कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों याद रखना है, यह जो प्रावधान है
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करना का जो प्रावधान है भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम आगे की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। प्रभावी संख्या जो है वो 245 है। 245 को आप इस तरीके से याद रखें कि 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब इस 233 को भी ज़रा देख लें। 233 में से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपके जहाँ पर राज्यसभा की सीटों का राज्यसभा का स्थान वहाँ पर राज्यसभा का स्थान दिया गया है, राज्यसभा में उनको स्थान दिया गया है। तो याद रखेंगे दिल्ली और पांडिचेरी, ध्यान से सुनना है दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान दिया गया है। दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं और पांडिचेरी के लिए 1 सीटें हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों देखें, ध्यान से सुनना है, चूँकि अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लेटेस्ट में, तो अब वो भी ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ पर राज्यसभा के लिए सीटें होंगी, चाहे वो भले ही बाद में बना है, लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीटों के साथ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, 31। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रखना है, परमानेंट हाउस है। तो इसके संबंध में आप कुछ चीज़ें याद रखें, जैसा कि यहाँ से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कार्यकाल के संबंध में। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, आप इस बात को याद रखेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों याद रखना, कई बार यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि इसे आप इस तरीके से याद रखें कि जिस प्रकार राज्यसभा, ध्यान से सुनना है, राज्यसभा जो है सेंटर या केंद्र में जो स्थान राज्यसभा रखती है, बिल्कुल ठीक वही स्थान आपका राज्य में विधान परिषद रखती है, जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। फिर अंतर क्या है, आप देखेंगे कि केंद्र में जो राज्यसभा है वह उसे भी भंग नहीं किया जा सकता, चूँकि वो भी एक स्थायी सदन है। और आप देखेंगे अगर हम राज्य में जाएं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद भी ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं वो भी स्थायी सदन है। फिर इनमें अंतर क्या है, जब आप बहुत बढ़िया सा प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। वहीं विधान परिषद जो होती है आपकी स्टेट में, वो भी एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों संसद के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पर इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन सकता है। वहीं दोस्तों हम अगर कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान से सुनना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये बात आप याद रखें, चूँकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ आप इतना याद रखें कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम देखें राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है दोस्तों, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट निर्वाचन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया है कि जो डायरेक्ट निर्वाचन होता है उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है,
जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है, जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव या देखा होगा विधानसभा का चुनाव, जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं पर आप ये बात भी समझ गए होंगे। तो मेरी बात चल रही थी कि टॉपिक था ये कि इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और ये भी बात याद रखनी है चूंकि वो स्थायी सदन है तो इसके 1/3 सदस्य, ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान से सुनना है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में ही चुन लिए जाते हैं, जिससे कि उनका एक जो क्रम है वो चलता रहे। तो ये प्रोसेस इनकी चलती रहती है, ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इनके कुछ मुख्य अधिकारी कौन से होते हैं, तो राज्यसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं आप देखेंगे, एक राज्यसभा का सभापति होता है और दूसरा राज्यसभा का उपसभापति होता है। ध्यान रखने हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पहला, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका मतलब आपके ये बात दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा कि आप जानते भी होंगे उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार बन जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन का सभापति होता है। तो दोस्तों याद रखना है, भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कार्यकाल की, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो सीधी सी बात है, चूंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम उपसभापति की बात करें या वाइस चेयरमैन की बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही, ध्यान से सुनना, अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुनती है। और ध्यान रखना है दोस्तों, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कई बार प्रश्न में यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल भी ना पालें और एक बढ़िया तरीके से याद रखें कि राज्यसभा का जो सभापति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का जो उपसभापति है, वाइस चेयरमैन है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, कई बार स्टूडेंट इसको लोकसभा से टच करके याद रख लेते हैं, तो कई बार इसमें गलती खा जाते हैं। क्या? जिस प्रकार लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं या त्यागपत्र देते हैं, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यसभा का जो सभापति है अपना त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को देगा, जबकि वो उपसभापति को नहीं देगा। ध्यान से सुनना है, चूंकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, उपसभापति राज्यसभा का अपना त्यागपत्र सभापति को ही देगा, मतलब कि यानी कि उपराष्ट्रपति को ही देगा। तो कहीं ना कहीं पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। यदि अगर हम उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति की अगर बात करें, तो पहली स्थिति तो उनकी वो है कि सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या इसके अलावा हट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हट सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वह कभी भी इस बीच में, इस अवधि के बीच में अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं।
क्या इसके अलावा भी कुछ हटाए जाने का प्रावधान है? तो बिल्कुल है दोस्तों, बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा यदि अपने सदस्यों का बहुमत पारित कर दे, इसके अलावा राज्यसभा यदि अपने सदस्यों का सदन में बहुमत पारित कर दे, इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और उस प्रस्ताव को लोकसभा स्वीकार कर ले, ध्यान रखना है, लोकसभा स्वीकार कर ले, उसी दिन से उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त माना जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि उन स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या इस क्षेत्र में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बात दोस्तों मैं बता देता हूं, इस चैनल पर आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो मिलती रहेंगी, वीडियो की क्लास मिलती रहेंगी और बहुत सब्जेक्ट इस चैनल पर आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। आप देखेंगे ऐसे भी सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे जो आपको मोस्टली पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।